हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है हीमोपोएटिक सिस्टम। हीमोपोएटिक सिस्टम एक्चुअली में क्या सिस्टम है हमारी बॉडी का, इसके अंतर्गत हम करते हैं खून के बनने की प्रक्रिया को। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं खून बनाने की जो फैक्ट्री है उसके बारे में आज हम जानेंगे। हमारे शरीर में खून कैसे बनता है, सिंथेसिस ऑफ ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो जिस सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हीमोपोएटिक सिस्टम। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोपोएसिस। क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। तो जो खून बनने की प्रक्रिया है इसको बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? हीमोपोएटिक तंत्र, यानी कि खून बनने की प्रक्रिया। तो हम कह सकते हैं कि हम आज पढ़ने वाले हैं खून कहाँ बनता है, यानी खून बनने की फैक्ट्री। ठीक है, आपने सुना होगा कि खून कहाँ बनता है। ठीक है, हो सकता है आपने सुना हो कि खून बनता है बोन मैरो में, बिल्कुल बात सही है। लेकिन क्या हमेशा से बोन मैरो में ही खून बनता रहा है? ठीक है, हमेशा से खून बोन मैरो में बनता रहा है? नहीं। ठीक है, जन्म के बाद से ही बोन मैरो में खून बनना शुरू होता है। इसके पहले खून कहाँ बनता है, हम थोड़ा सा इसकी डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो खून की फैक्ट्री बोन मैरो में हमेशा से नहीं रहती है। जन्म के बाद खून जो बनता है बोन मैरो में, इसके पहले कहाँ बनता है? अगर हम देखें, मान लीजिए कि ये छोटा सा बच्चा है जो कि अपने माँ के पेट में डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? एम्ब्रियो। ठीक, तो खून जो सबसे पहले बनना शुरू होता है तो वो बनना शुरू होता है एम्ब्रियो जब होता है कितना? 3 मंथ का, 3 वीक का। कितने दिन का? 3 हफ्ता। जब बच्चा 3 हफ्ते का होता है माँ के पेट में, तब खून बनना शुरू होता है। कैसे बनता है? इस योग सैक में। क्या है ये? क्या है? योग सैक। योग सैक के अंदर खून बनना शुरू होता है। यहां पर कैसे शुरू होता है? सबसे पहले कुछ स्टेम सेल यहां पर अपीयर होती हैं। क्या होती हैं? कुछ स्टेम सेल्स अपीयर होती हैं। अब ये स्टेम सेल्स क्या होती हैं? ठीक है, सबसे पहले जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी शब्द आएगा। स्टेम सेल्स क्या होती हैं? स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जो किसी भी प्रकार की ब्लड सेल को बना सकती हैं। ठीक है, कौन कौन सी ब्लड सेल होती हैं? ब्लड सेल होती हैं आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट। ठीक, तो ये 3 चीजें होती हैं जिनको बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं हीमोपोएसिस। ठीक है, तो स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट तीनों को बना सकती हैं। ठीक है, तो इनको हम कह सकते हैं क्या? मास्टर सेल। ये एक तरह की मास्टर सेल होती हैं। ठीक है, मास्टर सेल होती हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो शुरुआत में सब बच्चे ही होते हैं, लेकिन बाद में बड़े होकर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई किसान, कोई सैनिक ऐसे बनते हैं। तो ऐसे ही स्टेम सेल्स जो होती हैं ये बड़ी होकर के कोई आरबीसी, कोई डब्ल्यूबीसी, कोई प्लेटलेट बनाएंगी। ठीक, ये योग सैक कितने दिन का है? 3 वीक का है। तो आप समझ लीजिए कि 3 हफ्ते का जब बच्चा है पेट में, तब ये स्टेम सेल्स होती हैं, ये अपीयर होती हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस कहां शुरू हुआ? योग सैक में। ठीक है, इसके बाद जब बेबी 3 महीने का हो जाता है, कितने दिन का? 3 मंथ का। 3 महीने बाद ये जो स्टेम सेल्स होती हैं ये ट्रांसफर हो जाती हैं लीवर में। ठीक है, ये क्या है? लीवर में। तो ये जो स्टेम सेल्स हैं ये कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? माइग्रेट हो जाएंगे कहां? लीवर में। अब 3 महीने का जब बच्चा पेट में है तो जो सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, वो ट्रांसफर हो गई हैं लीवर में। यानी कि फैक्ट्री की लोकेशन बदल गई। पहले फैक्ट्री कहां खुली थी? योग सैक में। अब कहां चली गई? लीवर में। ठीक,
अब कहाँ चली गई, लीवर में। तो अब इसके बाद लीवर में और कहीं कहीं थोड़ा बहुत ये बनता है आपके, ये क्या है, तिल्ली। तिल्ली किसको बोलते हैं, स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन या प्लीहा, ठीक है। और कहीं कहीं ये लिम्फ नोड्स में क्या होता है, ट्रांसफर होती हैं, क्या, जो स्टेम सेल्स हैं, ठीक, ये स्टेम सेल्स। अब आप समझिए कि कुछ स्टेम सेल ये, कुछ स्टेम सेल स्प्लीन में, कुछ स्टेम सेल लीवर में और कुछ लिम्फ नोड्स में, ठीक है, लिम्फ नोड्स में ये ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही 4 मंथ स्टार्ट होता है बेबी का, ठीक है, 4th मंथ स्टार्ट होता है, तो ये जो लिम्फ नोड्स और स्प्लीन है या लीवर है, यहां से ट्रांसफर होकर के चली जाती हैं कहाँ, फ्लैट बोन्स में, ठीक है, या सारी बोन्स में। अभी तो बच्चा फीटस है ना, ठीक है, बच्चा फीटस है, फीटस माने कि पेट में है, इसका मतलब ये जो स्टेम सेल्स हैं ये सभी बोन्स में, बोन्स में, बोन्स के किस पार्ट में, बोन मैरो में क्या है, ये ट्रांसफर हो जाती हैं, क्या, स्टेम सेल्स। ये कहां माइग्रेट हो जाएंगी, बोन मैरो में, ठीक। तो और ये कब तक रहती हैं, लीवर में कब तक रहती हैं, 3 मंथ तक। 4थे महीने में ट्रांसफर कहां शुरू हो जाती हैं, बोन मैरो में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, अभी कुछ स्टेम सेल बन रही हैं लीवर में, कुछ स्टेम सेल बन रही हैं बोन मैरो में, लेकिन कुछ समय बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, फुल टर्म बेबी जब पैदा होता है, तो उस टाइम पे लीवर में स्टॉप हो जाता है हीमोपोइसिस, ठीक है, लीवर में हीमोपोइसिस स्टॉप हो जाती है और 100% कहां चालू हो जाती है, बोन मैरो में, ठीक। अब जो बेबी है वो 9 मंथ के बाद, ठीक है, 9 मंथ के बाद जैसे ही उसका क्या हुआ, बर्थ, क्या होगी, बर्थ यानी कि जन्म हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो लीवर है वो हीमोपोइसिस बंद हो जाएगी लीवर के अंदर, और कहां चालू हो जाएगी, बोन्स के अंदर। कहां, कौन सी बोन्स के अंदर, सभी बोन्स के अंदर, ऑल बोन्स, ऑल बोन्स के अंदर क्या होगी, हीमोपोइसिस होगी, खून बनेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही जैसे समय बीतता है, ठीक है, तो इन बोन्स में जैसे ही जैसे समय बीतता है, तो ये बोन्स और जितनी भी बोन्स होती हैं ये सारी कैसी होती हैं, ये बोन मैरो कितना कैसा होगा, बोन मैरो जो होगा ये रेड होगा, ठीक है। बच्चे की सारी बोन्स के अंदर हीमोपोइसिस हो रही है और सारी बोन मैरो जितनी भी हैं वो रेड कलर की हैं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये बोन मैरो कैसी कन्वर्ट होने लगती है, येलो इन कलर, येलो कलर की, ठीक है, बोन मैरो होने लगती है समय के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि बोन मैरो जो होती है उसमें कुछ लिमिटेड एरिया में बोन मैरो के ये प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। कहां कहां होता है, जैसे स्कल की जो बोन होती हैं, कहां, स्कल की जो बोन होती है यानी खोपड़ी की फ्लैट बोन्स में, स्कल बोन्स में, स्टर्नम यानी कि छाती की हड्डी, स्टर्नम में, ठीक है, हिप बोन में, हिप बोन, ठीक, और रिप्स सम टाइम वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में भी जो हीमोपोइसिस होती है वो लिमिटेड हो जाती है। और लॉन्ग बोन्स में, ठीक है, तो लॉन्ग बोन्स में कहां पर, प्रोक्सिमल एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन कौन कौन सी, जैसे फीमर हो गई और ह्यूमरस क्या है, ये हाथ की हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस, और पैर यानी जांग की हड्डी को बोलते हैं फीमर,
ठीक है। तो अब देखते हैं कि हीमोपोइसिस कैसे शुरू होती है, कहां से होती है, जो स्टेम सेल होती है। अब स्टेम सेल से कैसे डिवाइडेशन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है और कैसे कौन कौन सी सेल उससे डेवलप होती हैं ये देखेंगे, ठीक है। अब हम समझेंगे कि कैसे एक स्टेम सेल से बहुत सारी सेल्स बनती है। अभी हमने देखा था कि कोई भी स्टेम सेल क्या होती है, कोई भी ऐसी सेल जो कि या तो आरबीसी बना सकती है, डब्ल्यूबीसी बना सकती है और प्लेटलेट भी बना सकती है। कैसे, देखो सबसे पहले क्या है, एक प्लूरीपोटेंट सेल होती है, ठीक है। क्या होती है, प्लूरीपोटेंट सेल, ये है स्टेम सेल, ठीक है। इसको बोलेंगे प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। इसी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से जो है आगे मल्टीप्लिकेशन होता है और सेल्स बनती हैं, ठीक है। अब ये कैसे बनती है, मान लीजिए कि अगर एक प्लूरीपोटेंट सेल है, ठीक है, इसको बनाना है क्या, आरबीसी, ठीक है। तो ये सबसे, उसके बाद क्या बनाएगी, एरिथ्रोब्लास्ट, क्या बनाएगी, एरिथ्रोब्लास्ट बनाएगी, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्ट से क्या बनेगी, आरबीसी बनेगी, ठीक। ये एक समझने के लिए है, एरिथ्रोब्लास्ट से क्या बनेगी, आरबीसी बनेगी। अब देखो, अगर ये प्लूरीपोटेंट सेल है, ठीक है, इससे बन रही एरिथ्रोब्लास्ट, इसी से बनेगी और बहुत सारी, ठीक। लेकिन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एरिथ्रोब्लास्ट का। अब अगर हमारे पास बहुत सारी एरिथ्रोब्लास्ट हों और हम उन एरिथ्रोब्लास्ट को वही इन्वायरमेंट दें जो कि बोन मैरो के अंदर है, न्यूट्रिएंट्स दें, स्टिमुलेशन दें, तो लास्ट में क्या बनेंगी, सारी की सारी एरिथ्रोब्लास्ट बनेंगी आरबीसी। लेकिन प्लूरीपोटेंट सेल जो होती हैं, स्टेम सेल्स जो होती हैं, ये अगर हम किसी मीडिया में इसको ले लें बहुत सारी, तो ये वो सेल बनाएंगी जो उनको बनाना है, ठीक है। लेकिन साथ के साथ ये कुछ स्टेम सेल भी बनाएंगी, यानी कि अपनी खुद की पॉपुलेशन भी बनाती हैं ये स्टेम सेल, और वो सेल्स भी बनाती हैं जो इनको बनाना है, ठीक। समझ रहे हैं ना, स्टेम सेल्स वो सेल हैं जो कोई भी सेल बना सकती हैं, ठीक। अब स्टेम सेल्स जो होती हैं वो दो तरह की सेल बनाएंगी, ठीक है। कौन कौन सी, दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहली जो बनाएगी वो लिम्फोइड सेल्स बनाएंगे, ठीक है। लिम्फोइड, ठीक है। और दूसरी जो बनाएंगी माइलॉइड बनाएंगी। एक ग्रुप क्या बनाता है, जो सेल्स को, उनको बोलते हैं लिम्फोइड, दूसरा ग्रुप क्या बनाएगा, माइलॉइड बनाएगा, ठीक है। जो लिम्फोइड है ये फर्दर बनाएगा क्या, लिम्फोसाइट्स, बाद में क्या बनाएंगी, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, बी सेल और टी सेल। ये क्या है, प्रतिरक्षा सेल्स होती हैं, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो प्रदान करती हैं, तो वो कौन सी होती हैं, प्रतिरक्षा सेल्स होती हैं, बी सेल और टी सेल, ठीक है। जो माइलॉइड होती हैं, ये माइलॉइड फिर से दो ग्रुप में डिवाइड होती हैं, ठीक है। माइलॉइड जो होती हैं फिर से दो ग्रुप में डिवाइड होती हैं। एक क्या बनाएंगी, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। क्या बनाएंगी, इरिथ्रोसाइट्स बनाएंगी, ठीक है। और मेगा कैरियोसाइट, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स को बनाएंगी, ठीक। एक ग्रुप क्या बनाएगा, लिम्फोइड का, माइलॉइड का, इरिथ्रोसाइट, और एक क्या बनाएगा, मेगा कैरियोसाइट। और माइलॉइड का जो दूसरा ग्रुप है वो क्या बनाएगा, मोनोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। तो इस तरह से एक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से लिम्फोइड ग्रुप होता है, एक माइलॉइड ग्रुप डिवाइड होता है। जो लिम्फोइड है वो लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, बी सेल, टी सेल, और जो माइलॉइड होते हैं ये इरिथ्रोसाइट्स या मेगा कैरियोसाइट बनाएंगे। और माइलॉइड का ही एक ग्रुप है जो बनाएगा मोनोसाइट या ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है।
अब ये जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं ये बनाते हैं प्लेटलेट। क्या बनाएंगे? प्लेटलेट्स बनाएंगे, ठीक। और इसी प्रोसेस को बोलेंगे मेगा कैरियोपोइसिस। क्या बोलेंगे? मेगा कैरियोपोइसिस। और जो इरिथ्रोसाइट्स हैं ये आगे चल करके बनाती हैं आरबीसी। क्या बनाती हैं? आरबीसी, ठीक है। तो आसान है, ठीक। तो इरिथ्रोसाइट क्या बनाएंगी? आरबीसी। और ये मोनोसाइट और कुछ ग्रुप बनाएगा क्या? ग्रेन्युलोसाइट। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे इरिथ्रोसाइट की प्रोसेसिंग कैसे होती है, कैसे इरिथ्रोसाइट जो है फॉर्म होते हैं, कहां से? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कैसे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। किससे होता है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से, ठीक है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कैसे आरबीसी बनाएगी, ठीक है। इसके पहले जो हमने देखा वो हीमोपोइसिस थी। अब हम देखेंगे इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। क्या देखने वाले हैं? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मतलब कि आरबीसी फॉर्मेशन। इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, ठीक है। आरबीसी, ठीक। अब जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है ये डेवलप होती है तो इसका नाम होता है प्रोकैरियोब्लास्ट, ठीक है। अब ये बनेगी जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, जो पहला स्टेप होगा ये कहलाएगा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ब्लास्ट क्यों बोलते हैं? ब्लास्ट का मतलब होता है कि वो उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं बहुत ज्यादा, इसलिए उसको बोलते हैं ब्लास्ट, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है इसका क्या बोलेगा? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। इसके बाद जो डेवलप होता है वो होती है इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। इसके बाद जो बनेगी वो भी इरिथ्रोब्लास्ट, इसके बाद जो बनेगी वो भी इरिथ्रोब्लास्ट। अब ये 3 इरिथ्रोब्लास्ट में एक डिफरेंस है, ठीक है। इनमें क्या है? डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है हम बताएंगे भी, ठीक है। अब यहां तक क्या है? इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट ये भी है। इसको बोलते हैं अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बोल सकते हैं? अर्ली। कहीं कहीं बुक में इसको बोलते हैं अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट। और इसको बोलते हैं क्या? इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है तो ये इरिथ्रोब्लास्ट ही इरिथ्रोब्लास्ट, लेकिन कैसी है? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट। ये है इरिथ्रोब्लास्ट, इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट। और इसको क्या बोलेंगे? लेट, क्या है? लेट इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक। अब ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है, इसकी बात करेंगे न्यूक्लियस की, ठीक है। तो जो इसमें न्यूक्लियस होता है ये काफी बड़े साइज का है। इसका जो न्यूक्लियस है बहुत बड़े साइज का है, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, ठीक है। और एक चीज होती है क्या? क्रोमैटिन। क्या है? क्रोमैटिन। लेकिन जैसे ही ये फेज आगे बढ़ती जाती है तो न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो कम होता जाता है। न्यूक्लियस के साइज के साथ साथ में इरिथ्रोब्लास्ट का भी साइज कम होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इरिथ्रोब्लास्ट और छोटा हो गया, इसमें न्यूक्लियस काफी छोटा हो गया, ठीक है। क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियस के चारों ओर जो प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, आपको पता ही है कि सेल के बाहर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ये होता है क्या? ब्लू स्टेन, क्योंकि इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो अभी तक, और इसके अंदर क्या है? क्रोमैटिन, दैट इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक। अब जब ये अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट होता है इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं नो एचबी, नो एचबी, कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता है। लेकिन इंटरमीडिएट जो इरिथ्रोब्लास्ट जब बनती है तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हीमोग्लोबिन अपीयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्या है? हीमोग्लोबिन अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट।
इसी का एक और नाम है, इसी को बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक। क्या बोलेंगे? पॉलीक्रोमैटिक। पॉलीक्रोमैटिक। अब क्योंकि इसका कलर नीला होता है इसलिए उसको बोलते हैं बैसोफिलिक। क्या बोलते हैं? बैसोफिलिक। ठीक, ये क्या है? पॉलीक्रोमैटिक। इसके बाद जो तीसरा इरिथ्रोब्लास्ट है, इसमें हीमोग्लोबिन काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है? हीमोग्लोबिन। और न्यूक्लियस बिल्कुल छोटा होता है। यह न्यूक्लियस लगभग बाहर निकलने वाला होता है, क्योंकि आपको पता है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या? आर्थोक्रोमैटिक। क्या बोलते हैं इस चीज को? आर्थोक्रोमैटिक। वेरी गुड। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्थोक्रोमैटिक। इसके बाद की जो स्टेज होती है, इसको बनाएं अगर हम, ठीक, ये क्या है? इरिथ्रोब्लास्ट। इसके बाद की जो स्टेज है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये बाहर निकलने ही वाला है। ये देखिए, ये जो न्यूक्लियस है बाहर निकलने ही वाला है, तो इसको बोलते हैं ये। ठीक, अब इसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक, हीमोग्लोबिन काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए। ठीक, अब ये यहां पर जब ये निकलने वाला है और ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा जाली नुमा हो जाती है। कैसी होती है? जाली नुमा। तो जब जाली नुमा हो जाएगी तो इसको क्या बोलते हैं? रेटिकुलोसाइट। क्या बोलेंगे? रेटिकुलम बनाता है। क्या बनाएगा? रेटिकुलम बनाता है, रेटिकुलोसाइट। अब यहां पर जो है, अभी तक ब्लास्ट था, अब साइट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस यहां से निकल गया है। ठीक है, ये देखिए, ये न्यूक्लियस यहां से निकल गया है, और इसके बाद जो बनती है, स्ट्रक्चर बन करके आती है, वो होती है हमारी आरबीसी। क्या होती है? आरबीसी। न्यूली फॉर्म आरबीसी बनकर तैयार हुई। किससे? रेटिकुलोसाइट से। अब इसमें क्या है? हीमोग्लोबिन। अच्छा, न्यूक्लियस का निकलना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इसके अंदर स्पेस चाहिए हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस क्यों चाहिए? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वो कैरी कर सके, इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है? अपना बलिदान दे देता है, न्यूक्लियस निकल जाता है, और उसके बाद ये डिवाइड नहीं हो सकती। आपको पता है कि न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल डिवाइडेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है? रेटिकुलोसाइट। अब यहां से ये जितनी प्रोसेस है, ये प्रोसेस जितनी भी है, ये सब हो रही है बोन मैरो के अंदर। कहां हो रही है? बोन मैरो के अंदर। ठीक है, हड्डियों के अंदर, मज्जा के अंदर। और ये जो प्रोसेस है ये हो रही है आपकी सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन माने ब्लड। तो ये जो इरिथ्रोब्लास्ट होती हैं ये बोन मैरो में पाई जाती हैं, लेकिन रेटिकुलोसाइट और आरबीसी कहां पाई जाएंगी? सर्कुलेशन में, यानी कि हमारे ब्लड में पाई जाएंगी। ठीक, कैसे पहचानेंगे? अच्छा, रेटिकुलोसाइट जो होती हैं इनकी परसेंटेज हमारे ब्लड में होती है 2 से 3%। कितनी होती है? 2 से 3%। अगर हमारे बॉडी में जांच करवाई जाए, ठीक है, तो अगर रेटिकुलोसाइट की परसेंटेज 2 से 3% अगर आती है, इसका मतलब कि प्रोसेस सही है, फैक्ट्री में काम बढ़िया चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये 2 से 3% की बजाय 20 से 30% हो जाए, इसका मतलब क्या है? कि सेल्स बहुत तेजी से बन रही हैं। ठीक है, ल्यूकीमिया लाइक कंडीशन हो जाती है। ठीक, सेल्स बहुत तेजी से बन रही हैं। लेकिन अगर ये परसेंटेज 0 हो जाए तो आप क्या समझेंगे? फैक्ट्री बंद हो चुकी भैया। ठीक है, नो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो यहां से डॉक्टर समझ जाते हैं। इसलिए रेटिकुलोसाइट जो है एक ऐसी सेल्स है जिससे हमें पता चलता है कि बोन मैरो में हीमोग्लोबिन बन रहा है या नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, या फिर नॉर्मल बन रहा है। इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन जो एक सब्सटेंस होता है, इरिथ्रोपोइटिन,
इरिथ्रोपोइटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। ये क्या काम करता है, ये इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। कैसे, देखिए ये एक आरबीसी है, ठीक है, ये क्या है, चलिए आरबीसी को रेड कलर से बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, आरबीसी का जो शेप होता है ठीक इस तरह की होती है। यहां से आप ऐसे कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है, ये एक आरबीसी है। ये तब दिखेगी जब हम इसको साइड से देखेंगे, ठीक है। अगर हम इसको कट करेंगे ऐसे तो ये आरबीसी ऐसी दिखेगी, ठीक। तो ये जो साइड होती है किनारे से, इसकी जो लेंथ होती है ये कितनी होती है, ये जो होती है ये 2.5 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है, 2.5 म्यू, ठीक। यहां से यहां तक टोटल आरबीसी की जो डायमीटर है ये होती है 7 to 8 म्यू, ठीक। लेकिन सेंटर में जो इसकी जो मोटाई होती है ये होती है 1 म्यू, 1, ठीक। तो अब आप समझ सकते हैं कि आरबीसी कैसी दिखती है, ठीक है। और ये तो हो गई साइड की बात, ऐसे देखेंगे। और अगर ऊपर से देखेंगे तो आरबीसी सर्कुलर दिखती है। कैसे दिखती है, सर्कुलर दिखती है। तो आरबीसी की एक और खास बात यह है कि आरबीसी में जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आपको पता है कि कोई भी सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है किस चीज से बनी है, फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये भी फास्फोलिपिड बाइलेयर की ही बनी होती है, ठीक है, फॉस्फेट और लिपिड की। लेकिन इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो एक्स्ट्रा होती है। कैसी होती है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होने का जो बेनिफिट है आरबीसी को वो ये है कि जब भी ब्लड के साथ आरबीसी बहती है तो बहुत माइन्यूट कैपिलरीज होती हैं जिनसे होकर के आरबीसी को गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन की वजह से उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और वो इजिली मूव कर पाती हैं थ्रू नैरो कैपिलरीज, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन की, ठीक। अब क्या होता है, समय के साथ साथ आरबीसी का लाइफ स्पान कितना है, 120 डेज। कितना है, 120 डेज, यानी कि 120 दिन ही आरबीसी जिंदा रहती है, उसके बाद मर जाती है, ठीक है। मरने के बाद क्या होता है, अच्छा एक चीज और, अभी जब हमने इसके पहले देखा था इरिथ्रोपोइसिस, उसमें देखा था न्यूक्लियस बाहर हो गया। अब न्यूक्लियस जब बाहर हो जाता है तो कोई भी चीज बॉडी वेस्टेज नहीं करती है, उसको जो खा लेती हैं उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोफेजेस। जो भी न्यूक्लियस को खाएगा तो कौन खाएगा, माइक्रोफेजेस खाएंगे, ठीक है। माइक्रोफेजेस जो होते हैं वो उसको खा लेते हैं, ठीक। आरबीसी का लाइफ स्पान कितना है, 120 दिन का। एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब क्या होता है, समय के साथ जैसे ही आरबीसी गुजरती रहती हैं, चलती रहती हैं, तो उनकी जो मेम्ब्रेन होती है ये धीरे धीरे करके क्षीण होने लगती है, कम होने लगती है, ठीक है। कहीं फंस गए कुछ फास्फोलिपिड तो वो निकलकर बाहर हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, मान लीजिए कोई बलून है, बलून में पानी भरा है, बलून का साइज वही है लेकिन उसके अंदर जो पानी भरा है तो वो क्या है, सेम है, लेकिन जो उसकी जो पेरीफेरी है चारों तरफ वो ज्यादा है। तो क्या होगा, वो बलून फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। लेकिन वही बलून में, उसी बलून में क्या है, हम थोड़ा सा बलून को छोटा कर दें लेकिन अंदर का जो पानी है उतना ही रखें तो क्या होगा, वो फूल जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल। तो अगर मैं आपको एक थैला आरबीसी भर के दे दूं और कहूं कि इसमें से छांट करके लाइए कि कौन सी पुरानी है और कौन सी नई है, तो आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो कुछ समय बाद अगर यहां से कुछ ये आरबीसी से मेम्ब्रेन हट जाती है तो ये कैसे हो जाती हैं, ये हो जाती है। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे थी, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। होता क्या है, जब तक स्ट्रक्चर ऐसी है उस टाइम पे यहां पे हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट है वो ज्यादा है, यहां पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो ज्यादा है। सेंटर में स्पेस कम है तो हीमोग्लोबिन कम है, ठीक। अब अगर हम इसको ऊपर से देखें तो ये ज्यादा रेड दिखेगी, यहां किनारे में रेड ज्यादा दिखेगी,
लेकिन सेंटर में थोड़ा सा येलो दिखेगी। सेंटर पार्ट कैसा दिखेगा? येलो दिखेगा, क्योंकि यहां पर स्पेस कम है, इसकी वजह से यहां पर हीमोग्लोबिन कम है। यहां पर स्पेस ज्यादा है तो ये हीमोग्लोबिन ज्यादा है, इसकी वजह से ये यहां पर किनारे उसके ज्यादा रेड दिखेंगे और बीच का जो पार्ट है वो येलो दिखेगा। ठीक, लेकिन जब कोई आरबीसी पुरानी हो जाती है तो वो पूरी की पूरी लाल दिखती है, क्योंकि उसका जो सेंटर पार्ट जो दबा हुआ था वो है ही नहीं, ये स्फेरिकल हो गई है। तो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखने को मिले कि कोई आरबीसी पूरी लाल है तो वो ओल्ड है, हो सकता है वो मरने वाली हो, उसका समय पूरा हो चुका हो। और जो किनारे किनारे से लाल है और बीच में येलो है तो वो न्यू आरबीसी है। ठीक है, न्यू आरबीसी है। ठीक, अब क्या होता है, आरबीसी को जब खत्म हो जाती है तो वो कहां जाती है? जो डेड आरबीसी हैं उनका क्या होता है? उसकी लाश घूमती ही रहेगी क्या? नहीं। हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर जो डेड आरबीसी हैं उनको पकड़ लिया जाता है, कैच कर लिया जाता है। ठीक है, उन आरबीसी, इसीलिए इसको स्प्लीन को बोलते हैं क्या? ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो आप बता सकते हैं कि प्लीहा, प्लीहा या तिल्ली। तिल्ली को बोलते हैं क्या? कब्रिस्तान किसका? आरबीसी का। ठीक, अब आप समझ गए कि कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं? प्लीहा को। अब यहां से आरबीसी जो होती है वो पहुंच गई कहां? ये है क्या? डेड आरबीसी। डेड आरबीसी ये पहुंची कहां? स्प्लीन में। स्प्लीन से पहुंचती है लीवर में। लीवर के बाद इसका क्या बनता है? ये टूट जाती है किसमें? बिलिरुबिन, बिलिरुबिन और एमिनो एसिड, बिलिरुबिन और एमिनो एसिड में बदल जाती है। ठीक है, यही बिलिरुबिन बाद में बाइल जूस बनता है। ठीक, क्या बनता है? बाइल जूस। कहां बनेगा? लीवर में। ये बाइल जूस कहां जाएगा? इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के बाद ठीक है ये पहुंचता है कहां? किडनी में, किडनी में। अब क्या होता है, जो किडनी होती है, किडनी से ही जो होता है इरिथ्रोपोइटिन बनता है। इरिथ्रोपोइटिन कहां बनता है? किडनी में। अब किडनी में कहां बनता है? ठीक, किडनी में कहां बनेगा भैया? किडनी मान लीजिए ये क्या है? किडनी है। ठीक, किडनी में आपको पता है कि इसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन के अंदर जो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज होती हैं, क्या होती हैं? पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। पेरीटेबुलर कैपिलरीज के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो आरबीसी की ऑक्सीजन को नाप लेते हैं। क्या करते हैं? आरबीसी के अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो नाप सकते हैं, उनके अंदर सेंसर लगा होता है। हीमोग्लोबिन कम है तो क्या है? दीज पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज, ठीक है, ये क्या है? एंडोथेलियम सेल्स होती, एंडोथेलियल सेल्स होती हैं। दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इरिथ्रोपोइडिन। ठीक है, क्या है? दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इरिथ्रोपोइटिन। देखिए, अब ये इरिथ्रोपोइटिन कहां जाएगा? बोन मैरो में, और बोन मैरो को इंड्यूस करेगा आरबीसी बनाने के लिए, इरिथ्रोपोइसिस के लिए। एक बार फिर समझते हैं। आरबीसी क्या हुई? डेड हो गई। कब? 100 से 120 दिन का समय है। ठीक है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और ये भी नहीं है, राइबोसोम। ठीक,
अब आरबीसी डेड हो गई, आरबीसी कहाँ गई? स्प्लीन में, स्प्लीन के बाद लीवर में, लीवर में इस कैसे टूटा? बिलिरुबिन और इम्यूनो एसिड में। इसके बाद ये बाइल जूस बना, बाइल जूस कहाँ गया? इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से जाता है ये किडनी में, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के चारों ओर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को नापने की, कितनी ऑक्सीजन है शरीर में, ठीक है। अगर इनको लगता है कि ऑक्सीजन कम हो रही है तो ये कैपिलरी जो होती हैं तो वो स्टार्ट कर देती हैं इरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट करना। यही इरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो में जाता है और इंड्यूस करता है इरिथ्रोपोइसिस को, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट इरिथ्रोपोइसिस, हीमोपोइसिस, हिमेटोपोसिस, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको पर्सनली उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।